अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हैं। ये देख रहे हैं आप रात का सीन। नींद कुछ पड़ी भी और कुछ नहीं भी पड़ी। रीज़न उसकी ये है कि मुझे आज करना है ट्रैवल, और मेरे साथ तकरीबन हमेशा ही ऐसा होता है कि जब मैंने ट्रैवल करना होता है तो मुझे उससे एक रात पहले बहुत अच्छी नींद नहीं आती, नींद कुछ डिस्टर्ब रहती है। रीज़न उसकी ये होती है कि जहन में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। पैकिंग चल रही होती है, सफ़र का स्ट्रेस होता है, ये चीज़ रखी, वो चीज़ रखी कि नहीं रखी, तो ये सब चीज़ें मिला के जो है ना वो स्ट्रेस हो जाता है। रात बादल बने हुए थे, लेकिन फिर एकदम से ऐसी धमाकेदार आधी रात बारिश स्टार्ट हो गई कि मैंने सोचा कि वक्त पे निकल जाना बहुत बेहतरी होगी। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, सड़कों का कुछ इतना मालूम नहीं होता कब किस वक्त क्या मसला खड़ा हो जाए, तो हम अच्छे वक्त पे घर से निकल जाएं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि वैसे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए आपको पता है कि एयरपोर्ट पे तकरीबन 3 घंटे पहले आपने होना होता है। वैसे मैं अभी तक तो चली गई होती, क्योंकि मेरी आपको याद है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरी फ़्लाइट थी वापसी की 7 मई को। तो जिस दिन मैंने वापस आना था वो मेरी सीट कैंसिल हो गई थी, क्योंकि 6 की रात को पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई थी। जो टेंशन है और फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो रुक गए थे, जिसकी वजह से फिर मैं वापस नहीं आ सकी। लेकिन खैर इंसान कभी कभी बड़ी प्लानिंग करता है, लेकिन चीज़ें कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती। एक तरफ मेरे बैग्स बिल्कुल तैयार थे, उनको लॉक्स लग चुके थे, लेकिन फिर एक अनसर्टनिटी का भी स्ट्रेस था। खैर अब मेरी दोबारा फ़्लाइट मैंने दोबारा बुक की और आज मेरी वापसी है इंशाल्लाह ताला। तो घर से निकलने से पहले पानी मैं ज़रूर पी लेती हूँ, कुछ खाऊँ ना खाऊँ। और घर तो मुझे बहुत याद आएगा। पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, वो तो उसके साथ तो प्यार मोहब्बत रहती है, और वो हमेशा बाहर के मुल्क में आप मिस करते हैं। लेकिन मैं जब कहती हूँ कि मुझे घर बहुत याद आएगा, तो वो असल में शहर गलियाँ या मौसम, सिर्फ शहर गलियाँ मौसम नहीं होता, वो होता है फैमिली। तो मिसिंग होम एक्चुअली मीन्स मिसिंग योर पीपल, मिसिंग योर फैमिली। मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई तकरीबन 4 घंटे पहले, इसलिए मेरा वेटिंग टाइम बहुत लंबा था और काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन दूसरा कप था मेरा कॉफ़ी का। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाहौर एयरपोर्ट पर इस दफ़ा कोई इतना रश नहीं था, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया, चेक इन भी ईज़िली हो गया था, और मुझे थोड़ा वक्त भी मिल गया कि खामोशी से बैठ के मैं टाइम अपना गुजार सकूँ। अपने घर वालों से दूर, अपने प्यारों से दूर, अपने जो बहुत अहम रिश्ते हैं उनसे दूर जब इंसान होता है तो समझ आता है कि घर की कमी असल में फ़ैमिली की कमी होती है। और ये फ़ीलिंग चाहे जितना भी टाइम गुजर जाए, ये फ़ीलिंग आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। खैर 4 घंटे के एक लंबे इंतज़ार के बाद फ़ाइनली जहाज़ के अंदर पैसेंजर्स जाना शुरू हो गए, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। और टर्किश एयरलाइंस तो वैसे भी मेरी, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज़ ये दोनों मेरी फ़ेवरेट्स हैं। इत्तेहाद भी मुझे पसंद है, एमिरेट्स बहुत अच्छी है। तो जब सर्विस, कंफर्ट और ख़ास तौर पे इनका खाना सब कुछ इतना अच्छा हो तो कभी कभी ट्रैवल की थकन जो है कम महसूस होती है। मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मूवीज़ की जहाज़ में, लेकिन इस दफ़ा एक पाकिस्तानी मूवी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं, जब तक मुझे नींद नहीं आती, मैं इसको ट्राई करूँ, देखूँ कैसी है। अलबत्ता खैर पूरी मूवी नहीं देखने हुई, इसके साथ ही लैंडिंग से पहले उन्होंने एक सैंडविच दिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। तकरीबन ये सफ़र था 6.5 घंटे का। Like 6 hours and 33 minutes was the average flight time from Lahore to Istanbul. इतना मुश्किल है जहाज़ के अंदर सोना, मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग टेक ऑफ से पहले ही खराटे मारने लग जाते हैं। कभी कभी मैं उनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार काश मुझे भी ऐसी नींद आ जाए, लेकिन मेरे लिए जहाज़ के अंदर सोना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। वैसे मैं तो सोचती हूँ कि फ़्लाइट्स में, जो लंबी फ़्लाइट्स में जो लोग सो पाते हैं वो कितने लकी होते हैं, क्योंकि इस तरह से फिर सफ़र जो है वो भी इतना लंबा नहीं लगता और फिर सफ़र आपका जल्दी तय हो जाता है। मुझे याद भी नहीं ये कौन सी फ़िल्म थी या इसका क्या नाम था, और खैर शायद इस वजह से कि मैंने इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं देखा। खैर अभी जहाज़ अब लैंडिंग की तरफ जा रहा था, यही वजह सब लोग खिड़की की तरफ देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लैंड करेंगे। इस्तांबुल तुर्की है। आपको मालूम है कि तुर्की है का पुराना नाम टर्की था।
टर्की ने अपना नाम ऑफिशियली टर्की है इसलिए चेंज किया है क्योंकि अंग्रेज़ी में टर्की का कॉनोटेशन कहते हैं कोई ज़हनी तासुर, कोई किसी नेगेटिव चीज़ से जो जुड़ा होता है। तो टर्की का मतलब इंग्लिश में क्योंकि एक बर्ड, एक परिंदा जिसको लोग खाते भी हैं, थैंक्स गिविंग में खाया जाता है। और कभी कभी टर्की लफ्ज़ जो है वो किसी को मजाक के तौर पे भी लोग कहते हैं, हे यू टर्की। तो इस वजह से टर्की के साथ एक हल्का फुल्का सा मजाक, जो वर्ड टर्की है इसके साथ एक हल्का फुल्का सा मजाक या एक लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा था। और सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हुई, इसका जो स्पेलिंग्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। 2022 में टर्की की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की यूएन को कि वो उनका नाम टर्की है रिकग्नाइज़ करें, जो एक्चुअली में उनकी जो ओरिजिनल टर्किश प्रोनाउंसिएशन है वो है। तो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उनका मकसद ये था कि टर्की को या तुर्की को एक यूनिक और रिस्पेक्टेबल पहचान मिले जो दुनिया में वो जो परिंदा है टर्की उससे अलग हो। तो ये सब नेगेटिव या फ़नी कॉनोटेशंस अवॉइड करने के लिए टर्की ने कहा कि अब हमें ग्लोबली तुर्की कहा जाए, जैसे कि हम खुद अपने मुल्क को बुलाते हैं अपनी ज़ुबान में। इसलिए फिर यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अब ऑफिशियल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी टर्की का नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। और वैसे मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको तुर्की बुलाना, हम क्योंकि इतने सालों से इसको टर्की कह रहे हैं और मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है टू कैच ऑन विद दिस न्यू नेम। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर वो चाहते हैं उनको इस नाम से बुलाया जाए तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उसको तुर्की ही कहना चाहिए। खैर, अलबत्ता ये अपडेट है यहाँ पे कि मुझे उतरते के साथ, लैंड होते के साथ पता चला कि मेरी फ़्लाइट 5 घंटे लेट है। मेरा ट्रांसिट था सिर्फ 1.5 घंटे का और अब मेरा ट्रांसिट है 5 घंटे का। माय गॉड, मेरे फ़ोन की बैटरी वैसे ही ख़त्म थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ और एटलीस्ट अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ ताकि मैं सब घर वालों को इतला दे सकूँ कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है। मुझे ट्रैवलिंग करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है। मेरी जान जाती है जब मैंने सफ़र करना हो, मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे ये लंबे लंबे ले ओवर्स या स्टॉप ओवर्स मुझे लेने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम वेस्ट है। पुराने टाइम में PIA चलती थी जो डायरेक्ट कोपेनहेगन से लाहौर जाती थी और वो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में 6 घंटे में पाकिस्तान पहुंचा देती थी। लेकिन जब से PIA बैन की गई है यूरोप में, तो हमें ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं जो कि टर्किश एयरलाइंस हैं, कतर एयरलाइंस हैं, इत्तेहाद और एमिरेट्स। ये फ़्लाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये आपके सफ़र को बहुत लंबा बना देती हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा कम से कम जो है वो ट्रांसिट लूँ। मैं फ़्लाइट ही वो लेती हूँ जिसमें ट्रांसिट बहुत कम होता है, 1.5 घंटे का ट्रांसिट हो, 2 घंटे का हो, ताकि मेरे पास सिर्फ इतना टाइम हो कि मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट के ऊपर रिफ़्रेशमेंट ले लूँ और उसके बाद फिर आगे। लेकिन सोने पे सुहागा ये कि आज मेरा ट्रांसिट तो 1.5 घंटे का था, लेकिन वो डिले हो के 5 घंटे का हो गया। अब 5 घंटे का ट्रांसिट इतना छोटा भी नहीं है कि जल्दी वक्त गुजर जाए और इतना लंबा भी नहीं है कि आप एयरपोर्ट से बाहर जाके कहीं घूम फिर सकें। अब खैर, क्योंकि फ़्लाइट इतनी ज़्यादा लेट थी तो मैं बिल्कुल भी रिलैक्स थी और मैं यहाँ से जहाज़ों का नज़ारा देखती भी गई। बहुत अच्छा व्यू था। हाँ, लंबे ले ओवर्स में एक चीज़ मैंने हमेशा इन्जॉय की एंड इट्स अ वेरी पीसफुल मोमेंट, जहाज़ों को टेक ऑफ करते देखना और उनको लैंड होते देखना। और लैंड होते का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत एक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। साथ में मैंने नज़र रखी हुई थी गेट के ऊपर भी, लेकिन दूर दूर तक कोपेनहेगन का आप देख सकते हैं कि कोई गेट का जिक्र भी नहीं है। मैं रास्ते में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके रुक जाती थी और देखती थी जब फ़्लाइट्स लैंड होती हैं और टेक ऑफ करती हैं, और मुझे देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि एक के बाद एक फ़्लाइट लैंड हो रही है। देखा जाए तो हर प्लेन के साथ किसी ना किसी की कहानी जुड़ी होती है। कोई घर लौट रहा होता है, कोई नए सफ़र पे निकल रहा होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक ही छत के नीचे कितनी कहानियाँ हैं। अराइवल्स हॉल में मुस्कुराते चेहरे, फूलों के गुलदस्ते, वेलकम होम के बोर्ड्स होते हैं और डिपार्चर्स में लंबे लंबे हग्स होते हैं, भीगी आंखें होती हैं और वो आखिरी बार का हाथ हिलाना होता है। अच्छा जी, आउट ऑफ नोवेयर देयर वाज सडनली सम एंटरटेनमेंट।
इन्होंने काफ़ी देर तक एयरपोर्ट के ऊपर रौनक लगाई रखी और इसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी लगने लगी भूख और मैंने सोचा कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या है। मेरी हमेशा से आदत है कि टर्किश एयरपोर्ट पे मैंने एक जगह तो ज़रूर रुकना होता है और वहाँ से कॉफ़ी पीनी होती है और वो है मेरी फेवरेट प्लेस जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। यहाँ से मैं लाजमी हमेशा कुछ खाऊँ ना खाऊँ, मैं यहाँ से कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। यहाँ पर इनके पास वैरायटी ऑफ टर्किश फूड है और टर्की एयरपोर्ट पे हलाल खाना आपको मिलता है। टर्की नॉर्मली वैसे हलाल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है नूडल्स और साथ में मैंने कहा मैं ये ट्राई करूँ। ये एक टर्किश कोफ्ता है, इसके अंदर कीमा भरा हुआ था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था और बहुत ही खस्ता, बहुत अच्छा लज्जत वाला कोफ्ता था। टर्किश खाना बहुत ही सिंपल होता है लेकिन टेस्ट में एक अलग सी ओरिजिनलिटी होती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सफ़र में हैं और एटलीस्ट अगर आपको कहीं हलाल ऑप्शंस मिल गए हैं ना, तो बंदा बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है। हमारे जो खाने हैं उनकी स्पाइसेस का एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये जो टर्किश कोफ्ता था ये बहुत ही गरम, मसालेदार और सरप्राइजिंगली सेटिस्फाइंग था। और साथ में मैंने तो पहले कोफ्ते के अंदर से कीमा निकाल के सारा खा लिया जो कि बहुत टेस्टी था और बाद में उसी कोफ्ते के अंदर नूडल्स भर भर के खाई हैं। अलबत्ता साथ में कॉफ़ी का कप था जो कि मुझे जो नींद आई हुई थी उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी और मेरी नींद को उड़ा दिया। चलें जी, पेट पूजा तो हो गई और फिर खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब टाइम तो किसी तरह गुजारना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी शॉप्स चेक कर लेती हूँ, ड्यूटी फ्री चेक कर लेती हूँ। इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑनेस्टली इतना बड़ा और मॉडर्न एयरपोर्ट है कि पहली दफ़ा जो बंदा यहाँ पे आता है ना उसको कुछ समझ नहीं आती, वो फिर सिर्फ आपने डायरेक्शन बोर्ड्स के ऊपर आपने भरोसा करना पड़ता है आपको। हर तरफ रोशनी, लोगों का रश होता है और शॉप्स का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लग्जरी ब्रांड्स से लेकर टर्किश सोवेनियर्स और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये कीचेन्स हैं कुछ जो बहुत ही खूबसूरत थे इस्तांबुल के और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ड्यूटी फ्री इतना टेम्पटिंग होता है कि बस आंखें देखती रह जाती हैं। मैं बस ऐसे ही इधर उधर घूमती रही, चीज़ें देखती रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत आइटम्स हैं, इनके कलर्स कितने प्यारे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने चंद मरतबा ख़रीदी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। और टर्किश डिलाइट्स तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी पसंद की जाती है। ये छोटी छोटी क्रॉकरी है और उसके बाद आप देखेंगे ये चेस है, ये बहुत एक्सपेंसिव थी लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा ये जो सेक्शन है, ये जो अभी इसके बाद आएगा वो देखेंगे, ये वाला सेक्शन ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे आप मुझे बेशक घंटों छोड़ दें, मैं अपना वक्त गुजार सकती हूँ। डेकोरेशन पीसेस इतने खूबसूरत थे कि आप एक एक पीस को देखते हैरान रह जाते हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की स्टोरी भी एक एक कार्ड पड़ा हुआ है जहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये टर्की का ट्रेडिशनल टर्किश जो सूफ़ी ड्रेस है वो है। और ये नॉर्मली सोवेनियर शॉप्स पे भी नज़र आते हैं और जो जितने भी कल्चरल डिस्प्लेस हैं एयरपोर्ट पे वहाँ पे भी आपको नज़र आते हैं। इनकी क्रॉकरी इतनी खूबसूरत थी।
یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک درخت جہاں پہ آپ اپنی ایک خواہش، ایک وش لکھ کر یہاں پر لٹکا سکتے ہیں. اچھا، سامنے ایک ریسٹورینٹ ہے جہاں سے آپ لے سکتے ہیں پین اور پیپر اور اپنی جو بھی وش ہے اس کے اوپر لکھ کر یہاں پہ آپ ہینگ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس سو بیوٹیفل. اور یہاں پر لوگوں نے ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، اپنی وش بھی لکھی ہوتی ہے. آپ دوسروں کی وشز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی کبھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے دوسروں کی وشز بھی پڑھنا، اور ٹائم بڑا اچھا گزر جاتا ہے. ایئرپورٹ از فل آف ایموشنز، فل آف اسٹوریز. ایئرپورٹ صرف ایک بلڈنگ تو نہیں ہوتی ہے، ہر کونے میں ایک کہانی ہوتی ہے. کوئی کسی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے بچھڑ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں میں امید ہوتی ہے، کسی کے چہرے پہ تھکن ہوتی ہے. میں اکثر ایئرپورٹ پہ بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کتنی عجیب ہے، ہر انسان کی کہانی یہاں پہ مختلف ہے. میں اب یہاں پر تھک کر بیٹھ گئی اور جوتے اتار دیے، اور میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں. لیکن پھر زیادہ دیر تو انسان بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ ساتھ ساتھ آپ نے گیٹ کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں جو بکلاوا تو ہم سب کو پسند ہے، اور یہ فریش بکلاوا دیتے ہیں یہاں پہ. اور یہ دوبارہ ایک بہت ہی خوبصورت شاپ ہے جہاں پر بہت پیارے پیارے ڈیکوریشن پیسز ہیں، اور بٹ دے آر کوائٹ ایکسپینسو. استنبول ایئرپورٹ بہت ماشاءاللہ سے بہت ہی ماڈرن اور بہت میسو ہے، مطلب بہت بڑا ہے. یہ یورپ اور ایشیا کا ایک میجر کنیکشن پوائنٹ بن گیا. جہاں دیکھو آپ کو روشنیاں ملیں گی، آپ کو شاپس ملیں گی، اور ہر طرف آپ کو لوگ ہی لوگ ملیں گے ہر ملک سے. اٹس ون آف دا بزیسٹ ایئرپورٹس. اور کبھی کبھی تو انسان کو لگتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ نہیں، آپ کوئی بہت بڑے مال میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو ہر برانڈ ملے گا، چاہے زارا ہو یا کوچی ہو، سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ. ہر جگہ پہ آپ کو چارجنگ پوائنٹس مل جائیں گے، کمفرٹیبل سیٹس مل جائیں گی، اور بہت سارے فوڈ آپشنس، چاہے وہ ڈیلائٹس ہوں، کافی ہو، یا سینڈوچز سے لے کر حلال فوڈ یہاں پر سب ملتا ہے. یہاں پر آپ کو آرٹ میوزیم کے اسٹیچوز بھی ملیں گے، اینڈ دس ون از مائی فیوریٹ. ویسے سوچیں اگر یہ اسٹیچوز سن سکتے ہوتے تو کتنے لوگوں کے راز جانتے ہوتے، کتنے مسافروں کی کہانیاں، کتنے لوگوں کی سٹوریز انہوں نے سنی ہوتی. خیر میں نے اب سوچا کہ میں اب نیچے والے فلور پہ آ جاؤں اور دیکھوں کہ نیچے والے فلور پہ میں کیا ایکسپلور کر سکتی ہوں. یہاں پہ تھے ریسٹورانٹس، کچھ فریش جوسز اور کاکٹیلز. خیر یہاں پہ اور بھی بہت کچھ تھا جو کہ میرے انٹرسٹ کا نہیں تھا. مجھے تو یہ پھول بہت پیارے لگے، ان کے کلرز کتنے خوبصورت تھے، فروٹ بہت فریش تھا، اور یہ ترکیے کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں. اور خیر اس کے علاوہ بس تھوڑا بہت یہاں پر گھوم پھر کے اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں پتہ کروں کہ میرا کون سا گیٹ ہے تاکہ میں اپنے گیٹ کی طرف جاؤں. اور فائنلی میرے گیٹ کی انفارمیشن آ گئی وچ واز B6B. تو میں نے سوچا بس اب گیٹ کی طرف جاؤں اور پھر تاکہ بورڈنگ سٹارٹ ہو تو میں جلدی سے اپنا اگلا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کروں. کافی چلنا پڑا لیکن فائنلی پھر میں پہنچ گئی اپنے گیٹ پہ وچ واز B6B. اور اب کی بار مجھے جانا ہے کوپنہیگن. استنبول ایئرپورٹ دنیا کا ون آف دا بیسٹ ایئرپورٹس ہیں، اور میرا تو ہمیشہ یہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اس لیے آپ کا کبھی یہاں پر ٹرانزٹ ہوا تو میں آپ کو پرومس کر سکتی ہوں کہ آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرے گا. چلیں جی، بورڈنگ ہو گئی ہے فار دا نیکسٹ فلائٹ، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم ٹیک آف کریں گے. Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayın. Belinize göre ayarlayınız ve ikaz ışıkları bu özelliği bulunmayan telefon ve diğer elektronik cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iniş öncesi tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları ٹرکش ایئر لائنس کا کھانا مجھے ہمیشہ سے ٹھیک لگتا تھا. پریزنٹیشن ہمیشہ نیٹ ہوتی ہے، پورشنز بہت ریزنیبل ہوتے ہیں، اسپائسی بھی زیادہ نہیں ہوتا، گرم اور فریش فیل ہوتا ہے. خیر یہاں میں نے ایک مووی لگا لی جس کا مجھے خود اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن جو ان کا بریڈ رول اور بٹر ہے وہ بہت کلاسی ہے، اور ڈیزرٹس میں یہ سرپرائزز دیتے رہتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے مجھے چاکلیٹ موس ملا تھا جو کہ کافی اچھا تھا. خیر اوور آل ٹرکش ایئر لائن کی سروس بہت سافٹ ہے، اور ابھی ہم تقریباً 3.5 آورس کے بعد ابھی کوپنہیگن ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے والے ہیں. خیر سفر میرا ابھی تھوڑا سا اور ہے، تھوڑی دیر تک ختم ہوگا. ابھی میں بیگیج کلیکٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر گھر کے لیے روانگی ہوگی. خیر یہ تھا میرا سفر پاکستان سے ڈنمارک تک. جب میں کوپنہیگن ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتی ہوں تو سچ بتاؤں ایک سکون سا بھی اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پاکستان کی ہبڑ دبڑ ہے
وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک دوسری دنیا کے اندر آ گئے ہیں. ابھی تو مجھے کافی عادت ہو گئی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن کچھ ٹائم پہلے تک مجھے بہت مشکل ہوتا تھا ایڈجسٹ ہونے میں. کافی سمجھ نہیں آتی تھی, کبھی کبھی لوگوں کی سوچ کی سمجھ نہیں آتی تھی. اور اس کے علاوہ وہاں کا جو شور شرابہ ہے, جو سڑک کے اوپر جتنا شور ہوتا ہے, سڑک کے ہارن بج رہے ہوتے ہیں چیزوں کے, اور یہاں پر جب آپ واپس آتے ہیں تو ہر چیز سائلنٹ ہو جاتی ہے. ڈینمارک ویسے بہت اچھا ملک ہے, نیٹ ہے, کلین ہے, اور یہاں پہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے, لوگ پنکچوئل ہیں, سسٹم اچھا ہے, سسٹم اسموتھ ہے. لیکن جو اپناپن جو پاکستان میں آپ کو اپنے گھر پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا ہے, وہ یہاں پہ تھوڑا کم ہے. یہاں کے انسان, چاہے ہم اس کو اپنا ملک کہتے ہیں, لیکن ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے. یہاں پہ صرف ٹائم زون نہیں چینج ہوتا, موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے, روٹین چینج ہو جاتی ہے, زبان چینج ہو جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, موسم بدل جاتا ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. اور میں تو خیر دونوں جگہوں پر رہنے کی عادی ہو چکی ہوں, لیکن ہر واپسی پہ یہ فرق تھوڑا محسوس ہوتا ہے. لیکن شاید اسی کا نام زندگی ہے. 2 ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچرز, 2 بالکل مختلف ملک, لیکن ایک مسافر. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ.